Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थाली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 सिविक्स का फंक्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 12th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का आज हम 12th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 11 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात की है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जुडिशरी की। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर यानी 11th वीडियो लेक्चर में जुडिशरी का स्टार्टिंग किया था, जिसमें हमने कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी बात की थी, साथ ही साथ जजेस की क्वालिफिकेशन की भी बात की थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन और पावर्स की, साथ ही साथ हम स्टेट के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। हम आज स्टेट लेवल के गवर्नमेंट की भी बात कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल नॉलेज से पूरा भरपूर रहने वाला है वीडियो। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय की पावर क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है, इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर देख पाएंगे आप, तो यहाँ पर टोटल 5 पावर या फंक्शन लिखे हुए हैं। ये काम है सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही साथ ये पावर भी प्रोवाइड करते हैं किसे, सुप्रीम कोर्ट को। अब ये सारी बातें जो यहाँ पर दिख रही हैं आपको, 5 पावर्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, कंसल्टेटिव फंक्शन, जुरिस्डिक्शन एज जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ये पांचों चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं, और ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। जी हाँ, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान जो है इन 5 फंक्शन को, 5 पावर्स को प्रोवाइड करेगा किसे, सुप्रीम कोर्ट को। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये फंक्शन, ये पावर होंगी। तो चलिए हम एक एक करके समझेंगे कि ये पांचों पावर क्या है और ये पांचों फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब यहाँ जूरी, जुरिस्डिक्शन मतलब जूरी यानी कि न्याय करने वाली। ये किसी भी सिटीजन से सिटीजन के बीच का झगड़ा यही सुलझाती है सुप्रीम कोर्ट ही, यही मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक, स्टेट का दूसरे स्टेट से झगड़ा, फॉर एग्जांपल अगर एक दो स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उनके बीच का झगड़ा कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो उसको कौन सुलझाएगा, यही सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। सिटीजन से सिटीजन के बीच का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। सिटीजन का गवर्नमेंट के बीच, सिटीजन से गवर्नमेंट के बीच का झगड़ा उसे सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के बीच अगर झगड़ा है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से झगड़ा है तब भी यही सुलझाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से झगड़ा है तब भी यही सुलझाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। बिटवीन वो किसके बीच डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है, तो पहला वो सिटीजन से सिटीजन के बीच झगड़ा सुलझाता है। दूसरा, सिटीजन का गवर्नमेंट से जो झगड़ा होता है, सिटीजन टू गवर्नमेंट के बीच के झगड़े को, डिस्प्यूट को सुलझाता है। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट का स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से अगर झगड़ा चल रहा है तो सुलझाता है। और तो और जो दूसरे लेवल की गवर्नमेंट से, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का है दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से, अगर उनके बीच का झगड़ा है तो भी कौन सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात कर ली हमने किसकी, पहले पावर की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के पहला फंक्शन, पहला पावर, जिसे हम बोलेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये कि सारे बड़े फैसले लेना इसी का काम है, सारे बड़े बड़े डिस्प्यूट को सुलझाना इसी का काम है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे पावर और फंक्शन की तरफ। तो दूसरा पावर फंक्शन क्या है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट मतलब अपील करना, मतलब एक लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील यहीं पर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने केस किया, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी ने केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक ट्रांसफर किया जाता है। या फिर आपने हाई कोर्ट में कोई केस किया है, वहां पर नहीं सुना जा रहा है, वहां पर आपको न्याय नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपील कर सकते हैं। और तो और यहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वेरियस टॉपिक्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई अपील है तो कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका जिसे कहते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो पूरे इस ऑल ओवर कंट्री के लोगों के भले की बात हो, ऑल ओवर कंट्री के लोगों के भले की बात हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ये भी हम यही कर सकते हैं, क्रिमिनल अपील हो, सिविल अपील हो, किसी भी तरह की अपील हो, कहां किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तीसरी बात, कंसल्टेटिव फंक्शन। कंसल्टेटिव फंक्शन का मतलब क्या, आर्टिकल 143 के हिसाब से, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 यानी कि संविधान के रूल नंबर 143 के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट को किसी तरह की एडवाइस चाहिए, उसे कोई कंसल्टेंट चाहिए, मदद चाहिए, सलाह चाहिए, तो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट इफ
प्रेसिडेंट इज सीकिंग फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, अगर प्रेसिडेंट को किसी प्रकार की सहायता कंसल्टेंट चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, किसी भी लीगल मैटर पे, लॉ वाले मैटर पे, किसी भी टॉपिक पे सलाह दे सकता है। कौन दे सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा है, चौथा मतलब क्या, चौथा हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का है, फिर लॉ है, वो चौथा फंक्शन लॉ का है, जुरिस्डिक्शन टू जुडिशियल रिव्यू। जुरिस्डिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो उसका रिव्यू देना, यानी उसके ऊपर अपने फैसले को लागू करना या फिर उस फैसले को चेक करना सही है कि गलत, ये कर सकता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉज जो है वो पुराने हो गए हैं या गलत है या उस लॉ से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो उसकी भी जानकारी रखना, उसका भी रिव्यू करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। तो इसी टॉपिक की वजह से, इसी फंक्शन पावर की मदद से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दूसरे का गलत ना कर दे या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खराब ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस लॉ को रोकने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस लॉ को रिव्यू करना, उसे रोकना या उसे चेंज करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी कि इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्ट करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चार पावर या फंक्शन हो गए सुप्रीम कोर्ट के। पांचवा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जी हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितने भी लीगल मैटर्स की सुनवाई है, जितने भी केसेस की सुनवाई हुई है, उन केसेस के वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, एविडेंस, प्रूफ, है ना, जितना भी उसमें वाद विवाद हुआ है, पूरा केस जो चलता है, आपने देखा होगा मूवी में कैसे केस चला जाता है, वकील कुछ बोलता है, जज फैसला सुनाता है, यानी केस के स्टार्टिंग से केस के एंड तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और वो सेफली रखा जाता है ताकि इसको एज ए एग्जाम्पल पेश किया जा सके लोअर कोर्ट में। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था तो हाई कोर्ट का जज क्या करता है? तो उस वीडियो को देखता है कि हाँ, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था तो हमें भी कुछ ऐसा ही फैसला सुनाना पड़ेगा, इस तरह के मैटर्स आते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड होता है ये सब कुछ एज ए एग्जाम्पल पेश किया जाता है लोअर कोर्ट्स में, साथ ही साथ बुक्स में छपता है ताकि एडवोकेट, जजेस इसकी पढ़ाई कर पाए, एग्जाम्पल सीख पाए, इस तरह की चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 पावर या फिर फंक्शंस है किसके? सुप्रीम कोर्ट के। पहला, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? लोगों के बीच का डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट का लोगों के बीच जो डिस्प्यूट्स होता है वो झगड़े सुलझाना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोई सिविल मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है ना, क्रिमिनल हो, इस तरह के जो भी मैटर्स होंगे उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। यानी पब्लिक के फेवर की कुछ बात है, जनहित, लोगों के भलाई की बात है तो यहाँ अपील की जा सकती है। तीसरा, कंसल्टेटिव फंक्शंस, यानी कि आर्टिकल हमारे संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 143 के हिसाब से अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल मैटर पे कंसल्टेंसी चाहिए, यानी कि सहायता चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए, मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। साथ ही साथ चौथा है जुरिस्डिक्शन एज टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि कोई लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कोई पार्लियामेंट या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक लॉ तो नहीं बना रहे, यानी कि कोई भी चीज संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उस चीज को चेक करते रहना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी बताएं कि जो भी चीजें, जो भी केसेस लड़े जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जो भी फैसला आता है, एविडेंस आते हैं, गवाह आते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और लोअर कोर्ट्स में एज ए एग्जांपल पेश किया जाता है, इसे स्टडी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि समझा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जितना भी हमने स्टडी किया है इस पूरे वीडियो सीरीज के वीडियो लेक्चर्स में, उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट्स की बात की है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की। जी हाँ, हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो क्या होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, दोनों में एक ही जैसा होता है। यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और हर लेवल की गवर्नमेंट में खुद के क्या होते हैं? उसमें जुरिस्डिक्शन, खुद के उसमें क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, खुद का एग्जीक्यूटिव होते हैं। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है तो सेम वैसी पोस्ट का एक पर्सन स्टेट गवर्नमेंट में भी होना ही चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, तो सेम वैसा ही कोर्ट स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं। तो यही सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है
कि जिस तरह से तीन लेवल की गवर्नमेंट में तीन लेवल बोल रहे हैं, जिस तरह से सेंट्रल की गवर्नमेंट में तीन भागों में तीन ऑर्गन्स में पावर बटी होती है, तीन ऑर्गन्स में पावर होती है, कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बिल्कुल उसी प्रकार से स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में भी पावर बटी होती है, जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है। बट ये स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है और स्टेट जुडिशरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे भी सारे ऐसे पोस्टेस होती हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे स्टेट लेवल पे भी वो सारी पोस्टेस होती हैं सेम टू सेम, है ना। जैसे कि तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के भी, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि लेजिस्लेचर वहां पर कौन होता था? वहां पर लेजिस्लेचर होता था पार्लियामेंट, तो यहां पर क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर कौन होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। जी हाँ, यहां पर कौन होगा? विधानसभा। यहाँ पर होंगे विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं असेंबली के इलेक्शन भी होते हैं ना, विधानसभा होता है। यहाँ पे भी दो हाउसेस होते हैं, अगर बड़ा स्टेट है तो दो हाउस रखेंगे, छोटा स्टेट है तो दो हाउस नहीं रखेंगे। जैसे पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से यहाँ भी दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, बट स्टेट बड़ा होना चाहिए, बड़े स्टेट में, ठीक है। जैसे वहां पर होता था एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता, यहाँ पर कौन होता है? गवर्नर होते हैं। यहाँ पर कौन होता है? गवर्नर। वहां पे प्राइम मिनिस्टर होते थे, यहाँ पर कौन होते हैं? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर। वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, यहाँ पर कौन होगा? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वहां पर सुप्रीम कोर्ट होता था, यहाँ पर कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। कौन होगा यहाँ पर? हाई कोर्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट का। आपको ध्यान क्या रखना है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, और हर लेवल की गवर्नमेंट का खुद का लेजिस्लेशन, खुद का एग्जीक्यूटिव और खुद का जुडिशरी होता है। तो सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? फेडरल फॉर्म में पार्लियामेंट होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जबकि स्टेट लेवल पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जुडिशरी वहां पर सुप्रीम कोर्ट होती है, यहाँ पर जुडिशरी कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। तो इनके भी सेम, जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के दो पार्ट कौन से होते हैं, पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन क्या होती है, पार्लियामेंट का मेंबर बनने की, एमपी बनने की, ये वगैरह वगैरह पूछा, हमने वहां पढ़ा था। तो हम यहाँ सेम स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के मेंबर बनने की पावर क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, उनका इलेक्शन कैसे होता है। साथ ही साथ वहाँ प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी, यहाँ गवर्नर की बात हम करेंगे। वहाँ हमने प्राइम मिनिस्टर की पावर पढ़ी, यहाँ चीफ मिनिस्टर की पावर पढ़ेंगे। वहाँ आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की थी सेंट्रल, अब यहाँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। वहां हमने सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट की पावर एंड फंक्शंस अभी जस्ट पढ़े, तो हम यहाँ पर हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेचर की। सो स्टूडेंट चलिए हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट की। तो कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट में, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा जिसे कहा जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कितने टाइम पीरियड उसका टेन्यूर होता है, उसका हेड कौन होता है, हाउसेस कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो होता है उसके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली के भी दो हाउसेस होते हैं, बट वो अपर हाउस लोअर हाउस कहलाते हैं, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा नहीं कहलाते। बट ये दो हाउसेस उन्हीं हाउस उसी स्टेट में होते हैं जो बड़े स्टेट्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इन जैसे स्टेट्स में क्या होते हैं, दो हाउसेस होते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जी हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 500 मेंबर्स। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी भी राज्य के, ठीक। और मिनिमम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 60 मेंबर्स। जी हाँ, मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60। बट एक्सेप्शन है, आपको ध्यान क्या रखना है कि 500 किसी भी 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। लोकसभा में कितने होते हैं, 545 होते हैं, पता है हमको। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 500, बस, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। लेकिन और जो मिनिमम क्वांटिटी दी गई है वो 60 मेंबर्स की है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जैसे कि गोवा हो गया, एक सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना,
अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये ऐसे स्टेट है जहां 60 से भी कम है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन और भी कम है तो यहाँ ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकती, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर 60 से भी कम ही मेंबर इलेक्ट होते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है इस वजह से। तो मैक्सिमम जो कंडीशन है लेट डाउन की कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500, और कम से कम कितनी चाहिए 60 होनी चाहिए, ठीक। अब इसका जो टेन्यूर होता है, यानी हम इसके टेन्यूर की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि इसका टाइम पीरियड कब तक होता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब इलेक्टेड होते हैं तो कब तक रहते हैं, वो कब तक रहते हैं 5 ईयर्स तक रहते हैं, 5 ईयर्स तक रहते हैं। इनके मेंबर्स को कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या कहते हैं इसे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA, जिसे हिंदी में विधायक भी कहते हैं, जी हाँ MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बोलते थे, सांसद, यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं MLA, MP MLA, ठीक है, मेंबर, और उसका नाम दिया हाउस का, ठीक। वो भी 5 साल के लिए रहते थे, ये भी 5 साल के लिए रहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जी हाँ मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ MP, टोटल नंबर ऑफ MLAs, टोटल नंबर ऑफ MLAs इन MP, जो MP है वहां पे MLAs जो है 230 है, कितना है 230 मेंबर्स हैं, जी हाँ 230 है हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा में, जी हाँ कितने लोग हैं 230 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ MLAs इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज 230 मेंबर्स, जी हाँ कितने मेंबर्स हैं 230 मेंबर्स हैं। और तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये भी रखना है कि सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है 2 हाउसेस की जहां पर बड़ा स्टेट होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बट उत्तर प्रदेश है ना, मैक्सिमम स्टेट में क्या है 1 हाउस वाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही चलती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट उतने बड़े नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स तो छोटे ही हैं, तो वहां पर क्या होती है एक ही हाउस चलते रहता है, वहां पर कोई लोकसभा राज्यसभा जैसे 2 हाउस नहीं होते, कोई अपर हाउस लोअर हाउस जैसे नहीं होते। यहाँ का जो हेड होता है किसी भी हाउस का है ना, मतलब इस लेजिस्लेटिव असेंबली का, उस हेड को भी क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी मतलब उप वाइस स्पीकर, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ का भी अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एज होनी चाहिए 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए, यानी MLA बनने की जो एज होनी चाहिए, जैसे MP बनने की क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है, अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल बता देते हैं ऐसे ही कि MLA बनने की एज भी कितनी चाहिए 25, MP बनने की एज कितनी चाहिए थी 25, उसी तरह से MLA बनने की एज भी क्या चाहिए 25 अभी ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि विधानसभा इसे भी बोलते हैं, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, विधानसभा कहते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं 500 हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं 60 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 60 है नहीं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि एक्सेप्शन हो गया है, ये रूल फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि छोटे स्टेट्स है जैसे कि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में 60 से भी कम मेंबर्स है। अगर हम बात कर लें इसके टेन्यूर की, टाइम पीरियड की, कब तक रहते हैं जीतने के बाद, तो 5 साल तक, बिल्कुल लोकसभा की तरह, ठीक। यहाँ के मेंबर्स को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA कहते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर को कहते थे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ के मेंबर्स को कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा के सदस्य MLA बोलते हैं, विधायक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और फिर MP से, अगर हम MP के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो MP के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से 230 मेंबर्स चुनकर जाते हैं, जी हमारे विधानसभा के मेंबर में, हमारे विधानसभा में टोटल 230 मेंबर्स है, 230 मेंबर्स हैं, ठीक। और यहाँ पे जो हेड होते हैं वो भी स्पीकर, वाइस स्पीकर, जिसे डिप्यूटी स्पीकर कहा जाता है, इनका भी पावर सेम वही होता है, इनके भी पास वही फंक्शन राइट होते हैं जो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का स्पीकर जो काम करता है ना, वो सारा काम ये भी करते हैं अपने हाउस में, सारा काम जो पार्लियामेंट में होता है वही सारा काम स्टेट में होगा, वही पावर होगा, बस छोटे लेवल पे होता है, सब कुछ सेम टू सेम होता है डिक्टो, बस छोटे लेवल पर होता है, वहां बड़े लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे होता है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है हेड, जी हाँ, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो सारा फंक्शन लगभग सेम है, बस छोटे लेवल पे वर्क होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के वोटर की क्वालिफिकेशन ऑफ द वोटर्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जिसे विधानसभा का चुनाव भी कहते हैं, उसे जनरल इलेक्शन कहते हैं,
जब लोकसभा का चुनाव होता है जिसे जनरल इलेक्शन कहते हैं, और इसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा का चुनाव। तो इसमें जो वोटर्स होते हैं यानी कि हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश का रेसिडेंट हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, और मध्य प्रदेश से जब इलेक्शन होंगे तो मैं 18 साल के ऊपर हूँ तो मैं वोट दे सकता हूँ। तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मतलब मुझे वोट देना है उस इलेक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है असेंबली के, तो मुझे क्या करना होगा? मतलब मेरे पास क्या ऐसा चीज होना चाहिए जिससे मैं वोट दे पाऊंगा? तो चलिए वही हम बात जानते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, हर स्टेट की बात कर रहा हूं, बस एग्जांपल पकड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश का अगर हूं मैं तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि कैंडिडेट जो वोटर है ना, द वोटर मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स एज, है ना। वोटर मस्ट बी, जो वोटर होगा, जो वोट देने वाला मतदाता होगा, उसे मतदाता बोलते हैं क्योंकि मतदान करता है, वोट देता है ना। द वोटर मस्ट बी 18 और अबव ईयर्स ऑफ एज। जी हाँ, या तो 18 साल का होना चाहिए या उससे ज्यादा का होना चाहिए, पहला शर्त है। जो भी कैंडिडेट चुनाव में वोट देना चाहता है, स्टूडेंट्स ये शर्त आपने पहले भी देखी होगी, लोकसभा के चुनाव में भी। जी हाँ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में भी यही होता है। वहां भी क्या होता है, जो वोटिंग राइट्स है वो 18 साल या से ऊपर वालों के लिए। स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, यूएफ होता है, यानी जो भी पर्सन 18 साल के ऊपर होते हैं वो सभी वोट दे सकते हैं। ये डेमोक्रेसी में होता है, यूएफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये होता ही है कि 18 साल के ऊपर का व्यक्ति क्या कर सकता है, जो 18 साल है या फिर 18 साल से ऊपर का है उसे वोट देने का अधिकार होगा ही होगा। ये कहाँ होता है? डेमोक्रेसी में होता है। ये सारी बात बताई गई है, हमारे यहाँ भी ये होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। पहली बात हो गई कि जो वोटर है वो क्या होना चाहिए, 18 साल या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, ही और शी, है ना, मस्ट हैव ए वैलिड वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड जिसे क्या कहते हैं, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी कहते हैं, यानी पहचान पत्र कहते हैं, मतदाता पहचान पत्र जिसे कहते हैं। वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नकली वकली बनवा ली है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए वोटर आईडी कार्ड बनाती है। जैसे मैं एमपी का हूँ और मैं सौसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ, छिंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, मेरा वोटिंग कार्ड बनेगा। जब मैं 18 साल का हुआ तो अप्लाई किया मैंने गवर्नमेंट स्कूल में, ग्राम पंचायत में, वहां पर अप्लाई किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और वहां से मेरा वोटर आईडी कार्ड बनकर आ गया, और उसी वोटर आईडी कार्ड के थ्रू मैं वोट देता हूँ। जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो मुझे दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं दिखा पाऊंगा तो हाँ सही में माना जाता है कि मैं इसी एरिया का वोटर हूँ। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, दूसरे एरिया के लोग आ जाते कैसे भी और फटाफट वोट डाल के चले जाते, यहाँ भी वोट देते वहां भी वोट देते, या कहीं और के वोटर्स आके वोट दे के चले जाते, जिससे रिजल्ट में मैनिपुलेशन होता है, यानी कि रिजल्ट को दूसरा निकलता। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है अपना रिजल्ट इफेक्ट कराने के बाहर के लोग को बुला बुला के वोट डलवाता और वो जीत जाता क्योंकि पैसे दे के बुलाता या उसके फेवरेट होंगे कुछ ऐसा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया के लोग उसी एरिया में वोट डाल पाए, इसलिए क्या किया जाता है, वोटर आईडी कार्ड होता है। फॉर एग्जांपल आप दूसरे स्कूल में जा रहे हो और आपका आइडेंटिटी कार्ड दूसरे स्कूल का, आप पढ़ते दूसरे स्कूल में और आप पहुंच गए दूसरे स्कूल में, तो उस स्कूल का तो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगा नहीं, तो वहां पढ़ने नहीं मिलेगा। तो सेम उसी प्रकार की प्रोसेस यहाँ भी की जाती है कि जो वोटर है वो 18 साल के ऊपर या 18 साल या 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। दूसरा कि उसके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, यानी कि एक वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक। ये दो चीजें होंगे तो कर पाएगा। तीसरा, हिज और हर नेम मस्ट बी इन वोटर्स लिस्ट। जी हाँ, मतदाता सूची में, यानी कि वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। जी हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन से पहले लिस्ट प्रिपेयर कर लेती है कि इतने लोग के पास वोटर आईडी कार्ड है, इतने लोग चुनाव में वोट देते हैं हर साल, ठीक है। तो इस हर साल में जिस साल इलेक्शन होता है उस साल, तो उस जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उस इलेक्शन में इस एरिया में कितने वोटर्स है, 1 लाख वोटर्स है, तो 1 लाख वोटर आईडी कार्ड भी होने चाहिए। तो जिनके जिनके वोटर आईडी कार्ड बने होंगे गवर्नमेंट उनका नाम लिस्ट में डाल देगी, और चुनाव से पहले वो लिस्ट आ जाती है वोटिंग डे से पहले। तो लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ही आप वोट डाल पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसका मतलब या तो आप 18 के नहीं हैं, या फिर आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, या फिर आपके पास वो प्रूफ ही नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे वोटर आईडी कार्ड बनाने के, यानी आप यहाँ के सिटीजन नहीं कहीं और के सिटीजन है, तो आप क्या कर सकते, वोट नहीं दे सकते। तो ये 3 शर्तें होती हैं। जी हाँ,
पहला ये कि आप 18 या 18 साल से ज्यादा के होने चाहिए। दूसरा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तीसरा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें हम पूरी करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम चुनाव में वोट दे सकते हैं, हम लेजिस्लेटिव असेंबली के इसमें वोट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये है क्वालिफिकेशन वोटर्स की, यानी हम वोट डालने वाले की क्वालिफिकेशन है। अगर मुझे वोट देना है इलेक्शन में तो मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन, ये उपलब्धि होनी चाहिए, तो ही मैं वोट दे पाऊंगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि जो भी एमएलए बनना चाहता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, यानी कि विधायक बनना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके पास क्या पावर्स होने चाहिए, मींस क्वालिफिकेशन कि वो वोट दे पाए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं है ना। जैसा आपने पढ़ा था कि लोकसभा का मेंबर बनना है एमपी तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन की बात चलिए हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। जी हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें अगर आपको एमएलए के रूप में खड़ा होना है, यानी आप नेता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या हमारे पास वो उपलब्धि होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात वही से शुरुआत करें हम जो हमने लोकसभा वाले कैंडिडेट के लिए पढ़ा था, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे मोस्ट यही है, यही बात सबसे क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो ही ये सब कर पाएंगे। और वोटर्स के लिए भी सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हमने जो वोटर पढ़ा ना कि वोटर्स की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो उसमें भी यही चाहिए, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, ही और शी शुड बी ऑफ एट लीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। जी हाँ, कम से कम 25 साल का तो होना ही चाहिए। वोटर्स के लिए एज कितनी है, 18 साल की रिक्वायरमेंट है, जबकि कैंडिडेट के लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है, 25 साल। तो पहला बात ये कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। दूसरा बात, ही और शी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए, तभी जाके क्या हो पाएगा, वो कैंडिडेट बन पाएगा। यदि आप 25 साल से कम है तो आप इलेक्शन में पार्ट ले ही नहीं पाएंगे। यानी आप एज ए वोटर तो ले सकते हैं पार्ट, लेकिन एज ए कैंडिडेट नहीं ले सकते, यानी आप नेता नहीं बन सकते। आप वोट दे सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन आप नेता नहीं बन सकते। तो मिनिमम जो एज चाहिए कम से कम 25 साल चाहिए ही चाहिए। तीसरी बात कि आपको यानी उस पर्सन को, जो कैंडिडेट है, उसको किसी भी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट से, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, यानी फायदा नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए, है ना। ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फ्रॉम सेंट्रल और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। यूनियन सेंट्रल का मतलब एक ही होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि उस पर्सन को, जो भी पर्सन चुनाव में खड़ा होना चाहता है, वो कैंडिडेट बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, विधायक बनना चाहता है, चुनाव में खड़ा होना है, नेता बनना है, तो उस पर्सन को अपने सारे प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा हो, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से जो फायदा उसे मिल रहा हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे मिल रहा हो या स्टेट लेवल पे, उसे वो फायदे जो है छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो नेता बन जाएगा तो उसे ऑब्वियसली और फायदा मिलेगा, है ना। तो इसीलिए दो जगह से गवर्नमेंट से फायदा नहीं ले सकता, इसलिए क्या किया जाता है, उसका ये क्वालिफिकेशन बनाई जाती है कि उसे या तो गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब पर रहना चाहता है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर कि ही और शी शुड नॉट हैव एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक। चौथा, ही और शी शुड नॉट डिक्लेयर, हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फ्रॉम एनी कोर्ट। जी हाँ, किसी कोर्ट से वो अनफिट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट से उसे अनफिट डिक्लेयर नहीं किया रहना चाहिए बाय इन कंटेस्टिंग इलेक्शंस, यानी उसे चुनाव में पार्ट लेना है, इस तरह का कहीं भी वो अनफिट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ही और शी शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनफिट फ्रॉम एनी कोर्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्वालिफिकेशन, he or she should be citizen of India। दूसरा, he or she should have been at least 25 years age, है कम से कम 25 साल का एज गेन किया रहना चाहिए। तीसरा,
ही और शी शुड नॉट हैव बीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं मिलते रहना चाहिए। और चौथा कि उसे किसी कोर्ट ने क्या किया, अनफिट डिक्लेयर ना किया। पांचवा आप एक और जोड़ सकते हैं कि उसे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में भाग लेने से ना रोको। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट क्या करता है, कभी कभी गलत मींस इस्तेमाल करता है ना, गलत तरीके इस्तेमाल करता है चुनाव जीतने के लिए, तो उससे भी रोकने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, नियम बना सकता है। तो हमें ध्यान देने की बात क्या है, सबसे पहला क्वालिफिकेशन कि वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा क्या, ही और शी शुड बी एटलीस्ट 25 इयर्स ऑफ एज, कम से कम वो 25 साल का तो होना ही चाहिए, उसकी एज जो होनी चाहिए कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। तीसरा, ही और शी शुड नॉट हैव बीन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं से भी कोई फायदा नहीं मिलते रहना चाहिए, वरना उसे दो जगह से फायदा मिलने लग जाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट से भी, अगर चुनाव जीत गया तो वहां से भी, तो ये फायदे उसे नहीं मिलने चाहिए, इसलिए सब बनाया गया। चौथा कि he or she should not have been declared unfit from any court in contesting election, चुनाव में भाग लेने के लिए उसे अयोग्य ना घोषित किया गया हो किसी कोर्ट के द्वारा, है ना, किसी अगर कोई क्रिमिनल हो तो कोर्ट ने उसे अनफिट डिक्लेयर किया होगा, या फिर उसने कुछ गलत मैनिपुलेशन किए होंगे चुनाव में, गलत फंक्शन अपनाए होंगे, गलत तरीके अपनाए होंगे चुनाव में वोटिंग हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने भी उसे डिक्लेयर कर दिया होगा। इलेक्शन कमीशन क्या है, वो गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरा इलेक्शन संभालती है, पूरा चुनाव कराती है, वो डिपार्टमेंट है जो चुनाव संभालती है, ठीक है, वही डेट वगैरह अनाउंस करती है, तो वो उसे डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए कि वो पर्सन चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारी क्वालिफिकेशन किसकी, कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक हमारा चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।